Hello, welcome to the channel, guys. I hope you all are fine. So, in today's lecture, we will be discussing MCQ series of ancient history of India. तो हमने जो पिछला सेशन किया था उसमें हमने बात की थी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल जेके एसएसबी जिनसे एग्ज़ाम पूछते हैं हमने वो सभी जो है वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आज हम उन्हीं पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, द एग्ज़ाम काउंसलर के यूट्यूब चैनल पे हम लोगों के पढ़ाने का तरीका ही यही है कि पहले दिन लेक्चर आएगा, दूसरे दिन उसी लेक्चर पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ आएंगे। उससे क्या होता है कि जो लेक्चर आपने पढ़ा वो आप भूलते नहीं हो, नेक्स्ट उसी पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि जितने भी टॉपिक्स आप कवर करते हो उनकी क्या हो जाती है, रिवीजन हो जाती है अच्छे से। आपको पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछता है। और ये जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं ये पिछले बहुत सारे एग्जाम से लिए गए होते हैं। तो आज की जो सीरीज़ रहने वाली है जेके पीएससी को लेके, जेके एसएसबी को लेके, जम्मू एंड कश्मीर में और अदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उन सब में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो एंशिएंट हिस्ट्री के आई थिंक बहुत ज़्यादा टफ रहती है बहुत सारे बच्चों के लिए, तो उसी पे बेस्ड जितना पॉसिबल हो सकता है मैंने कवर करने की कोशिश की है कि जितना लिमिटेड जो है टाइम में सारी चीज़ें कवर करनी के पॉसिबल हो जाए तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से इतना पॉसिबल हो सका था, मैंने उतना 1 घंटे के लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर दिया था। और सेकंड अभी जो उसके बाद जो कल का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आएगा मेडिवल इंडिया पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मॉडर्न करेंगे। मॉडर्न का हो सकता है 2 पार्ट्स बने क्योंकि मॉडर्न थोड़ा सा वास्ट है और जेके एसएसबी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स वहाँ से आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर एंशिएंट से कहीं से भी पूछेगा तो वो सारे टॉपिक्स हमने आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो एंशिएंट में मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, हर्षा, संगम एंड सम बुक्स, मतलब ऑल दोज थिंग्स आर कवर्ड हियर। सो बी विद दिस लेक्चर। तो वो बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी हम आगे कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं देखना। सो आप जो क्वेश्चंस देख रहे हो पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके पीएससी एज वेल, अगर आप हाई लेवल एग्जाम जेके पीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन उस लेवल के भी हैं। ठीक है, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि वेयर वाज द मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मॉडर्न टाइम में किस जगह पे लोकेटेड है, मॉडर्न टाइम पे कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मैप भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो आप इसी के रिलेटेड आप आंसर बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि पाकिस्तान वाली साइड जो है ये ज़्यादा इस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर आता है। हालांकि होल जितना भी पाकिस्तान है वो तो आ ही रहा है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, वट वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट सिटी किसको बोलते हैं? आपने सुना होगा, मूवी भी आपने देखी होगी, तो वो है मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो। अब उसके बाद हड़प्पा की बात करें तो ये पहली ऐसी साइट थी जो डिस्कवर हुई थी। इसको दयाराम सयानी जो है एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो है इसको जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, और ये जो है मोहनजोदारो जो है ये इंडस रिवर के किनारे पर है। फिर उसके बाद लोथल के बारे में आप मुझे बताओ ये क्यों फेमस है और धोलावीरा क्यों फेमस है, ये मुझे आप बताओगे। अच्छा, व्हाट राइटिंग सिस्टम वाज यूज्ड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है कौन सी राइटिंग जो है ये यूज़ करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो इसको इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडस स्क्रिप्ट। ये अभी तक हम जो है समझ नहीं पाए हैं, ह्यूमन बींग्स जो है इसको अभी तक समझ नहीं पाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनकी मेन ऑक्यूपेशन क्या थी? क्या वो एग्रीकल्चर करते थे, क्या वो फिशिंग करते थे, क्या वो माइनिंग करते थे, या वो ट्रेड करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे दोगे कि क्या होने वाला है, आप थोड़ा सा सोच के बताओ। देन उसके बाद अगर हम कन्फ्यूजन, देखो सबसे पहले हम फिशिंग तो निकाल देंगे। ठीक है, फिशिंग वाज नॉट द ऑक्यूपेशन, ये हमारा माइंड भी कहता है कि नहीं, पोर्ट सिटी बहुत लिमिटेड थी, ये ज़्यादातर जो है मैन लैंड पे थे, तो इसलिए फिशिंग तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माइनिंग तो उस टाइम पे होती नहीं थी। ठीक है, ट्रेड और एग्रीकल्चर में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट अगर अप्रोप्रिएट देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, what was the Indus Valley civilization system of drainage and sewage management known for।
तो जो है क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ये जो लोग थे ना, ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे कि इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम अपना बहुत अच्छा किया था। जहाँ पे आज हम मॉडर्न सिटीज़ में देखते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पानी का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि पानी सड़कों पे आ जाता है, सड़कें जो है लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली मुझे याद है कि दिल्ली में इतना पानी चढ़ गया था कि सिटी ऑफ लेक्स बोल रहे थे इसको, कि हमें जितनी लेक्स वैसे बाकी जगहों पे देखने को नहीं मिलती उतनी दिल्ली में देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 2000 एडी की और 2000 बीसी को छोड़ के पीछे की बात करें, वहाँ पे उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर रहने वाला है? अच्छा, कवर ड्रेन, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, कवर ड्रेन एंड पब्लिक बाथ्स, यानी कि उन्होंने पब्लिक बाथ्स के लिए बनाया था और उसको कवर्ड, यानी कि जो भी उनकी जो लाइंस थी वो जो थी कवर्ड थी। ऐसा नहीं थी कि जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो मेजर ऑफ द सिटीज़ में ओपनली रहती हैं ये जो भी ड्रेन्स होता है, लेकिन उस टाइम पे कवर रखी थी उन्होंने। यहाँ पे मैंने फोटो एक लगाई है, बहुत फेमस है मोहनजोदारो के लिए। ये इसको इसको बोलते हैं ग्रेट बाथ, यानी कि इनका स्विमिंग पूल, उस टाइम का एक स्विमिंग पूल था जो इन्होंने बनाया था। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो लोग कितने एडवांस रहे होंगे, आज से 4 साल पहले की बात हो रही है। What evidence suggests that the Indus Valley civilization had a well-organized government? अब हमें क्या ऐसे जो है एविडेंसेस मिलते हैं कि हमें पता चलता है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका आंसर जो हमारा रहने वाला है यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स। तो उनके यहाँ जो वेट्स और मेजर्स थे ना, मेजरमेंट्स, जैसे कि आज हम बोलते हैं, कहीं पे आपने देखा होगा मोस्टली LBS करके हम देखते हैं वेस्टर्न में, कि वहाँ की जो जिम होती है वहाँ के डंबल में LBS लिखा होता है। अच्छा, उनका वेट भी होता है वो LBS में होता है, हमारा केजीज में होता है। और दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री मतलब जो होती है ना, वो इनको रेगुलराइज करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इनके जो वेट्स और मेजर्स जो थे ना, ये वेल डिफाइंड थे आज से 4000 साल पहले। तो ये वेल डिफाइंड थे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि उनकी जो रही होगी गवर्नमेंट, वो भी वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट रही होगी। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर हम चलें, व्हाट वाज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज़ इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? आप मुझे बताओ कि उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल जो है यूज़ होता था, प्राइमरी कौन सी चीज़ होती थी। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा क्या होना चाहिए? हमारा आंसर होना चाहिए एज ए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मड ब्रिक्स। वो क्या करते थे कि मड ब्रिक्स जो होती थी, मिट्टी की बनी हुई ब्रिक्स जो होती थी, उनको जो है हाई टेम्परेचर पे वो जला के फिर उसके बाद उनको यूज़ होता था। देखो हम कब की बात है, आज की जिनको ईंटें बोलते हैं, उन्होंने तब यूज़ की थी। वट वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट क्या था उनका मोस्ट डिस्टिंक्टिव? क्या वो पोर्ट्री थी, स्कल्पचर्स था, सील्स थी या ज्वेलरीज थी? तो इसका आंसर हमारे पास रहने वाला है सील्स। सील कहते हैं जिसको हम आज बोलते हैं स्टैम्प, ठीक है, मोहर भी बोलते हैं, स्टैम्प बोलते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ स्टील जो हमें वहाँ से मिलती है, ठीक है। ये वाली स्टील हमें वहाँ से मिली है, ठीक है। इस सील में आप देख लो, यहाँ पे एक सेंटर में एक डाइट है, उसके बगल में ये जो है राइनोज है, बफेलो है, एलिफेंट है, टाइगर है। ऑल दीज थिंग्स आर, मतलब ये सारे जो है ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर देख रहे हो ना आप, ऐसी इनकी राइटिंग होती थी जो हमें आज तक समझ नहीं आई, हमें उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, which of the following animal was not depicted in the artwork of the Indus Valley civilization? Same as it is, जैसे मैंने बोला कि ये उनका आर्ट वर्क है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, देखो एलिफेंट है, फिर उसके बाद ये आ गया लॉयन है, फिर उसके बाद ये आ गया क्या कहते हैं इसको, सॉरी ये बफेलो आ गई आई थिंक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, इसको क्या बोलते हैं, राहिनो आ गया। फिर उसको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो नहीं है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहने वाला है वो सी रहने वाला है, यानी कि हॉर्स आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, लिमिटेड मिलेगा। तो कहते हैं कि इनके आर्ट वर्क में हमें ये जो घोड़ा है ना, ये देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो ये थे कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज़। मैंने आपको बताया था कि बियर्डेड मैन, ये मूर्ति हमें इनके यहाँ से मिली है। इनको टेराकोटा बोलते हैं, जो मैंने कहा था, इनके यहाँ टेराकोटा आर्ट जो है ना, मिट्टी के बने हुए खिलौने जो है बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, ये ब्रॉन्ज गर्ल की ये फिगर हमें मिली है। तो दिस आर द थिंग जो हमें वहाँ से मिली है। फिर उसके बाद कहते हैं हु आर द कंपोजर ऑफ वेदास? अच्छा, वेदास जो है उनको किसने कंपोज किया है, ठीक है। वेदास के कंपोजर कौन है? तो वो है ऋषिस। वेदास को ऋषिस ने कंपोज किया। विच वेदा इज कंसिडर द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑथोरिटेटिव, सॉरी वर्ड प्रोनाउंस नहीं हो रहा। अच्छा, वो होता है, हम कश्मीरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। विच वेदा इज कंसिडर एज द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ऑथोरिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैंने गलत बोलते हैं तो बता देना।
तो आई थिंक ऋग्वेदा विल बी द आंसर, ठीक है। ऋग्वेदा जो है ना ये पहला है, ठीक है। ऋग्वेदा इज मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट। ऋग्वेदा के बाद आता है सामवेद, फिर उसके बाद यजुर्वेद, फिर उसके बाद अथर्ववेदा। तो ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटी इज नॉट प्रोमिनेंटली मेंशन इन द ऋग्वेदा, इनमें से कौन सी डाइटी जो है उसका जो है प्रोमिनेंटली जो है उसमें मेंशन नहीं है, ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछ रहे हैं, देखो इंद्रा का बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, वो डिस्ट्रॉयड ऑफ फोर्ट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, फिर आता है अग्नि का भी है और वरुण का भी है। और ये जो ब्रह्मा है ना, इनका जो है वहाँ पे मेंशन बहुत लिमिटेड है या तो है ही नहीं, ठीक है, नॉट प्रोमिनेंटली, ठीक है। वट इज़ द प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर टू द सामवेदा, सामवेदा में क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा मतलब उसमें है, सामवेदा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है। तो ये हाइमन एंड चैंट्स हैं उसमें, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि ऋग्वेदा ही को ही रिदमिक वे में, यानी कि उसको म्यूजिकल वे में, यानी कि उसको पोइटिक वे में जो है सामवेद में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, विच वेदा कंटेंट द फार्मूले फॉर रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। अब सेक्रीफाइसेस और के लिए कौन सा जो है वहाँ पे वो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, तो यजुर्वेदा जो है इसमें हमें सेक्रीफाइसल प्रेयर्स हमें मिलती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ वेदास, इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है उनको वेदास का पार्ट नहीं माना जाता। तो आई थिंक इसका आंसर जो है सबको पता होगा, तो महाभारत को जो है वेदास का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता, ब्राह्मणास को किया जाता, आर्यांकास को किया जाता, उपनिषद को भी किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारे पास डी रहने वाला। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारे पास 16 क्या कहता है कि हु इज क्रेडिटेड विद द कंपाइलेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द वेदास इनटू देयर करंट फॉर्म, जो आज करंट फॉर्म है इसकी वेदास की, तो किसको क्रेडिट दिया जाता है कि उसने कंपाइल किया था इसको। तो ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ए रहने वाला है, सेज व्यासा को जो है ये क्रेडिट दिया जाता है कि जैसे आज हमें कंपाइलेशन मिलती है वेदास की, तो इनके यहाँ इन्होंने ही की थी। वट लैंग्वेज आर द वेदास प्राइमरी रिटन इन, वेदास किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में या तमिल में, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 18, विच वेदा कंटेंस हाइमन्स एंड वर्सेस डेडिकेटेड टू हीलिंग एंड मैजिक, ठीक है, जो डेडिकेटेड वो कौन से वेदास हैं जो हीलिंग और मैजिक पे जो है वहाँ पे डेडिकेट है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछ रहा है, तो अथर्ववेदा जो लास्ट वाला वेदा है, तो वो डेडिकेट है किस चीज़ के लिए, हीलिंग एंड मैजिक के लिए, जो मैजिक होता है तो मैजिक के रिलेटेड जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा। तो अगर आप द एग्ज़ाम काउंसलर पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो ये वाली PDFs आपको वहीं से मिल जाएंगी। और हमारा एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, वहाँ पे आपको कोर्स की डिफरेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करके और कमेंट में आप अपने सजेशन ज़रूर दें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहता है कि हु इज़ कंसिडर द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म का जो फाउंडर है उसको वो हम किसे बोलते हैं। तो बुद्धिज़्म का जो फाउंडर है, हम बुद्धा को जो है फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म कंसिडर करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, वट इज़ द टर्म फॉर द स्टेट ऑफ अल्टीमेट एनलाइटमेंट इन बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म में जो टर्म यूज़ की जाती है अल्टीमेट एनलाइटमेंट की, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्वाणा, निर्वाणा प्राप्त करना, यानी कि मोक्ष प्रदान, सॉरी मोक्ष तो नहीं बोलते, निर्वाणा ही बोलते हैं, कंप्लीट एनलाइटमेंट जिसको बोलते हैं। वट इज़ द बुद्धिस्ट स्कल्पचर कंटेनिंग द टीचिंग ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा का जो कौन सा स्कल्पचर है, यानी कि कौन सी एक ऐसी टीचिंग्स है, कौन सी बुक है जो बुद्धा के जो है हमें बुद्धा के बारे में, टीचिंग्स के बारे में हमें बताती है। तो इसका आंसर रहने वाला है त्रिपिटका, ये 3 बुक्स की एक कंपाइलेशन है, तो उसके बारे में। वट आर द फाउंडेशनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज, तो बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स है वो हम कैसे जानते हैं, तो वो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, ठीक है। वो 4 नोबल ट्रुथ्स क्या हैं, पहला नोबल ट्रुथ जो है, पहला नोबल ट्रुथ आता है हमारे पास, उसमें हमें बताया गया है पहले नोबल ट्रुथ में कि, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो पहले नोबल ट्रुथ में हमें बताया गया है कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ डिज़ायर्स, ठीक है, एंड डिज़ायर्स आर द कॉज ऑफ, जो है जो दुख हैं वो डिज़ायर्स की वजह से है, ठीक है। और डिज़ायर्स को ख़त्म किया जा सकता है, उसको ख़त्म करने के लिए आपको 8 फोल्ड पाथ जो है वो एक्वायर करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि जो हमें बताते हैं कि जो नोबल ट्रुथ है बुद्धिज़्म के, सॉरी, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बुद्धिज़्म को, ठीक है। बुद्धिज़्म में मैंने आपको बोला 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, वो बेसिक टीचिंग्स हैं। हु वाज बुद्धास फर्स्ट डिसाइपल, बुद्धा का पहला जो है डिसाइपल वो कौन था, वो आनंदा था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ए रहने वाला है, ठीक है।
अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हु इज कंसिडर द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म के फाउंडर कौन है? तो ये हैं महावीरा। ठीक है, महावीरा को फाउंडर ऑफ जैनिज्म कहा जाता है। बट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इन जैनिज्म? जैनिज्म में नॉन वायलेंस को वो करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए कौन सी जो है टर्म यूज़ की जाती है? आप और मुझे सबको पता है, अहिंसा को नॉन वायलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। बट आर द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म कॉल्ड? जैनिज्म के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जैन्स बोलते हैं। ठीक है, बट इज द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म की जो बुक है उसको क्या बोलते हैं? उसको ऑप्शन नंबर डी, अगमास बोलते हैं, AGAMAS। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26, बट इज द नेम ऑफ स्पिरिचुअल लीडर ऑफ जैनिज्म? जैनिज्म का स्पिरिचुअल लीडर होता है उसको आचार्य बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो लगाई है, इसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैंने आपको ये वाली फ़ोटो क्यों लगाई है। तो जैसे ही सबसे पहले पीरियड आता है वेदास का। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले पीरियड आता है वेदास का। ठीक है, ये वेदास का पीरियड है। वेदास के पीरियड में वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा था। वो वुमेन जो है पार्ट लेते थे हर जगह में। वुमेन का एक अच्छा जो है रूल था, एजुकेशन उनको मिलती थी, सारी चीज़ें मिलती, अच्छा सोसाइटी में रुतबा था, सोसाइटी अच्छी थी। आस्ता 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 क्या होने लगा कि सोसाइटी बिगड़ने लगी। जब सोसाइटी बिगड़ने लगी तो जो गाय होती है वो एक वेल्थ की तरह देखी जाती थी। गाय एक वेल्थ थी। क्यों वेल्थ थी? देखो, सब लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, सब लोग खेती पे डिपेंड थे कि जो चीज़ उगेगी, जो चीज़ प्रोड्यूस होगी, उसी के ऊपर तो जिंदा रहेंगे। तो जब वो खेती पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, जब गाय सेक्रीफाइस होने लगी, बहुत ज़्यादा गाय को मारा जाने लगा, तो जो है जो लोग थे ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि गाय ख़त्म हो जाएगी तो एग्रीकल्चर करने के लिए वो कैसे एग्रीकल्चर करेंगे? तो उनको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, खासकर गरीब तबका, गरीब के जो लोग थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कास्ट सिस्टम आ गया, वेदास में कास्ट सिस्टम आ गया। उससे जो है वेदास में जब कास्ट सिस्टम आया उसमें 4 जो है कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास और शूद्रास। 4 कास्ट आ गई। ठीक है, ये जो नीचे वाले थे ना, शूद्रास थे, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रही थी। फिर उसी टाइम क्या हुआ कि 2 रिलीजन जो है उभर के, एक था ब्राह्मणिज्म, एक था बुद्धिज्म, एक था जैनिज्म। बुद्धिज्म ने क्या कहा, उन्होंने इन पे टारगेट किया शूद्रास को। उनको बोला कि आओ हमारे पास, हम क्या करेंगे, हम ना तुम्हारी गाय को मारने देंगे, मतलब हमारे यहाँ अहिंसा है, हम फॉलो करते हैं, हम तो चीज़ों को मारते नहीं हैं। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, हम लोग क्या है, हम लोग कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते। ठीक है, तुम हमारे यहाँ क्यों है, इक्वल लेवल मिलेगा। तो लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की तरफ चले गए। ठीक है, बुद्धिज्म ने क्यों, ने आपको क्या बोला था, मध्य मार्ग, यानी कि मिडिल वे। बुद्धिज्म ने बोला मध्य मार्ग। और जैनिज्म ने साथ में क्या बोला, जैनिज्म में एक्सट्रीम अहिंसा बोला। ये पता है इन्होंने मास्क क्यों पहना है? इन्होंने मास्क इसलिए पहना है कि कहीं इनकी सांस, जब ये मास्क हटाएंगे तो जो हवा में बैक्टीरियाज हैं, कोई कीड़ा है, वो कहीं इनके मुंह में चला जाए और उसकी जान चली जाएगी। दिस इज हाउ मच दे केयर अबाउट, मतलब एक लिविंग थिंग के बारे में ये लोग ऐसे सोचते हैं जैनिज्म में। जैनिज्म एक्सट्रीम लेवल पे जो है अहिंसा को फॉलो करता है। ये ऐसे नहीं चलते कि इनके पाँव के नीचे कोई चीज़ आके मर जाएगी। ये रात को मतलब नहीं चलते, ट्रैवल नहीं करते, ताकि इनके पाँव के नीचे कोई चीज़ आके ना मर जाए, इसलिए ट्रैवल नहीं करते। मुंह पे मास्क इसलिए लगाते हैं कि कोई चीज़ इनकी वजह से मर ना जाए। तो दिस इज़ हाउ दे केयर अबाउट द मतलब लिविंग थिंग्स। और उन्होंने क्या बोला, क्या कहते हैं इसको, बुद्धिज्म ने क्या बोला, बुद्धिज्म ने कहा मध्य मार्ग, यानी कि हम मिडिल वे चूज़ करेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ हम नहीं करेंगे। इसलिए बुद्धिज्म जो है बहुत ज़्यादा फैला है एज़ कम्पेयर टू जैनिज्म। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर? अब मौर्यन एम्पायर को किसने फाउंड किया? तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछता है कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? तो अगर हम मौर्यन एम्पायर के फाउंडर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 हमसे जो कह रहा है, इसका आंसर रहने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर की कैपिटल जो थी वो क्या थी? तो मौर्यन एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। फिर उसके बाद विच मौर्यन एम्पायर इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट एंड यूनिफिकेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा जो ऐसा रूलर है जिसको माना जाता है कि उसने बहुत ज़्यादा जंगें जीती, बहुत ज़्यादा एरिया अपने एंटर किया और यूनिफाई किया, मतलब बहुत ज़्यादा इंडिया सब कॉन्टिनेंट को? तो ऐसा बंदा जो है, ऐसा रूलर कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारे पास आंसर रहना है वो रहने वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, यूनिफिकेशन की। बट वाज द प्राइमरी रिलीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका? अशोक के टाइम पे जो है मोस्टली प्राइमरी रिलीजन क्या था? तो वो बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो करते थे, और उनके टाइम पे जो मेन रिलीजन था वो भी बुद्धिज़्म ही था। जस्ट अ सेकेंड। सो वी वर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 20
हमने क्वेश्चन नंबर 30 जो है डिस्कस कर लिया। तो मैंने जैसे कि आपको बोला, अशोका ने 326 में कलिंगा वॉर लड़ी। कौन सी वॉर लड़ी? 263 में जो है कलिंगा वॉर लड़ी, जो कि आज के टाइम पे उड़ीसा में था। तो जहाँ पे जो है 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए। तो जब अशोका ने बाद में उन लोगों की डेड बॉडीज़ देखी तो वो बिल्कुल पिघल गया, बिल्कुल चेंज हो गया। उसने बुद्धिज़्म अपना लिया। तो उसने कहा कि अब मैं बुद्धिज़्म को अपनाऊंगा, अहिंसा को अपनाऊंगा। उसके जो लंगर होता था, जो कि किचन होता था, वहाँ पे उसने क्या कर दिया, एनिमल स्लॉटरिंग बंद कर दी। उसने कहा कि यहाँ पे अब कोई भी जो है जीव जो है, कोई भी जानदार चीज़ है, वो नहीं मारी जाएगी। तो दिस वाज द मतलब रीज़न कि अशोका ने क्या कर दिया, बुद्धिज़्म क्यों अपनाया। अगर हम देखा जाए तो कश्मीर में बुद्धिज़्म किसने लाया? अशोका ने भी लाया था। तो हमारे जब कश्मीर की हिस्ट्री हम साथ साथ पढ़ते हैं, जब अशोका का ने कश्मीर को कैप्चर किया तो बुद्धिज़्म जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ वो अशोका की वजह से ही हुआ। फिर अगर हम चलें क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, तो विच बैटल लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द नंदा डायनेस्टी एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। देखो, ये अशोका जो था ये मौर्यन एम्पायर से था, इससे पहले नंद डायनेस्टी थी। तो कौन सी बैटल ऐसी थी जिसने नंद डायनेस्टी को जो है हरा दिया था, तो ताकि और मौर्यन डायनेस्टी का जो है स्टार्ट हुई थी। देखो, यहाँ से हमें पता चलता है कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बैटल ऑफ कलिंगा। आई थिंक इसका बैटल ऑफ कलिंगा नहीं रहने वाला, बैटल ऑफ तरेन भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ये तो 1191-92 में, बैटल ऑफ प्लेसी भी नहीं, बैटल ऑफ हाइडस प्रेस भी नहीं। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन गलत है, ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ द मौर्यन एम्पायर कार्ड? जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स हैं वो मौर्यन एम्पायर में क्या कहे जाते थे? चलो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स होता है क्या है। तो वो इंडिया है, इंडिया डिवाइड है स्टेट्स में, ठीक है, तभी तो उन पर रूल किया जा रहा है। स्टेट्स डिवाइड हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, तभी तो उन पर रूल किया जाता है। देखो, स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर और गवर्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो इसके टाइम पे बोला जा रहा है कि मौर्यन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से उनको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर रहने वाला है, उनको वैश्यास बोलते जाते हैं। विश्व क्या बोला जाता है? विश्व। और विश्वपति जो होता था वो इनका जो है रूलर होता था। क्वेश्चन नंबर 33, विच मौर्यन एम्परर इज एक्रेडिटेड विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म आउटसाइड इंडिया? अब किसको कहा जाता है कि उसने बुद्धिज्म को जो है इंडिया के बाहर पहुंचाया? तो अब मैंने आपको अभी ऊपर इसका जो आंसर बता दिया क्वेश्चन नंबर 33 का। तो एक बार फिर से इसका आंसर रहने वाला है अशोका द ग्रेट। Question number 34. What is the name of the edict inscribed by Ashoka on pillars and rocks, providing insight on the policies and चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है पिलर एडिक्ट्स। देखो, अशोका क्या करता था उस टाइम पे, न्यूज़पेपर और ये वाली चीज़ें तो होती नहीं थी जिससे वो अपनी जो लोग थे, जो कौम थे, जिनको वो रूल करता था, उसके साथ बात कर पाए। तो उसने क्या किया, उसने पिलर्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी कि पिलर बनाता था, पिलर पे अपना मैसेज लोगों को देता था। तो दीज आर द पिलर एडिक्ट्स उसको बोलते हैं, कि वहाँ से वो क्या है लोगों से बात करता था। क्वेश्चन नंबर 35, विच एंशिएंट ग्रीक एम्बेसडर विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य के जो कोर्ट में, उसमें से एक ग्रीक जो है एम्बेसडर आया था, उसका नाम था सेकलस निकलेटर। सेकलस निकलेटर जो होता है ये मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एज अ एम्बेसडर आया था ग्रीक्स की तरह। जैसे आज एम्बेसडर भेजते हैं ना, देखो कितने एडवांस लोग थे। हम भेजते हैं कि हमारा एम्बेसडर यूएस जाता है, यूएस का एम्बेसडर दिल्ली में रहता है। तो इसी तरीके से ग्रीक का एम्बेसडर जो है इंडिया आया था, सेकलस निकलेटर। अच्छा, व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर क्या था? इनकी कैपिटल तो पाटलिपुत्र थी। तो 36 का जो आंसर रहने वाला है वो भी पाटलिपुत्र रहने वाला है, क्योंकि कैपिटल और एडमिनिस्ट्रेटिव तो एक ही चीज़ होगी ना। तो यहाँ पे भी इनका आंसर यही रहने वाला है। अब आते हैं गुप्ता अम्पायर। गुप्ता अम्पायर को फोन किसने किया था? फोन तो क्या कहते हैं उसको, श्री गुप्त ने किया था, SRI श्री गुप्त। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका जो फाउंडर था वो चंद्रगुप्त था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर है। गुप्ता अम्पायर को चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो है ये फाउंड किया था। तो उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, विच गुप्ता रूलर इज नॉन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया? नेपोलियन ऑफ इंडिया किस जो को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछ रहा है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? देयर इज अ पर्सनैलिटी जिसको हम समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर बोलते हैं। अब मुझे अभी JKSSB का फेवरेट क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट टाइम आ गया तो फिर मुझे मत बोलना। इसका मुझे आप कमेंट में अभी आंसर दो। अगर आपको आता है तो आप, मैं कहता हूँ वेल डन, कि आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आपको नहीं आता तो आप हिस्ट्री पढ़ लो। बट वाज द कैपिटल ऑफ द गुप्ता अम्पायर? अब गुप्ता अम्पायर की जो कैपिटल थी वो क्या थी? तो गुप्ता अम्पायर की जो कैपिटल थी वो उज्जैन थी। ठीक है, फिर उसके बाद विच गुप्ता रूलर परफॉर्म द अश्वमेध हॉर्स सैक्रिफाइस टू असर्ट हिज सुपरमेसी? किस गुप्ता जो है रूलर ने ये जो है सैक्रिफाइस किया था? चलो, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर रहने वाला है, 40 का आंसर रहने वाला है समुद्रगुप्त। अब मैं आपको बताता हूँ ये अश्वमेधा ये क्या होता है।
इसका ये एक हॉर्स सैक्रिफाइस होता है, जिसमें राजा जो होता है, राजा क्या करता है, राजा एक घोड़े को जो है खुला छोड़ देता है। खुला छोड़ने के बाद उसको क्या बोलता है कि वो जिस जिस टेरिटरी में जाता है वो टेरिटरी उसकी हो जाती है। अगर कोई बंदा उसकी टेरिटरी में आए हुए घोड़े को रोकेगा, यानी कि कोई राजा है वो उसको रोकेगा, तो उससे क्या होगा, उससे राजा को जंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कोई रूलर है आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, उसने जम्मू से वो घोड़ा छोड़ दिया, वो घोड़ा चला गया कश्मीर चला गया, मान लो पुंछ और राजौरी में कोई और रूलर है। घोड़ा जब पुंछ राजौरी पहुंचेगा तो जो अगर पुंछ के राजा ने घोड़े को नहीं रोका तो माना जाएगा ये टेरिटरी उसी जम्मू वाले राजा की हो गई। अगर उसने इसको रोकने की कोशिश की तो पुंछ और जम्मू के बीच में जंग करनी पड़ेगी, तब डिसाइड होगा कि उसका किंग कौन बनेगा। तो ये हॉर्स सैक्रिफाइस जो है ये अश्वमेधा कहा जाता था, ये समुद्रगुप्त ने परफॉर्म किया था। ये JKPSC और UPSC लेवल का क्वेश्चन है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क मेघदूत। मेघदूत किसने लिखी है और वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोएट थे, तो इसका आंसर रहने वाला है कालिदासा। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है कालिदासा। क्वेश्चन नंबर 42, विच गुप्ता रूलर इज क्रेडिटेड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द गुप्ता एरा इन इंडियन क्रोनोलॉजी। इंडियन क्रोनोलॉजी में गुप्ता एरा मैंने आपको कल बताया था कि एरा क्या होता है, 319 320 मैंने स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है चंद्रगुप्त सेकंड। आपने मुझे बताना है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने खुद को क्या टाइटल दिया था। विच फॉरेन ट्रैवलर विजिट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के जो कोर्ट में जो है ट्रैवलर आए थे वो कौन थे, वो फाहिन आए थे। अब आपने मुझे बताना है कि जब ह्यूंग सेंग आए थे तब कश्मीर में रूलर कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर के लिए जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो ट्रेड एंड कॉमर्स था। ये लोग ट्रेड बहुत ज़्यादा करते थे। विच गुप्ता रूलर इशूड गोल्ड कॉइन नोन एज दिनार्स। जो दिनार्स थे उसको जो है किस गुप्ता जो है रूलर ने वो है जो है शुरू किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने गोल्ड कॉइन इशू किए थे जिनको हम दिनार बोलते हैं। वट वाज द पीरियड ऑफ द गुप्ता एम्पायर नोन एज द इंडियन हिस्ट्री। तो गुप्ता एम्पायर को क्या कहा जाता है, गुप्ता एम्पायर को क्लासिकल एज कहा जाता है, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, बट यहाँ पे गोल्डन एज नहीं है, तो क्लासिकल एज है, तो क्लासिकल एज हम गुप्ता एम्पायर को कहेंगे। ठीक है, हु वाज द रूलर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड। हर्षा पीरियड में जो है रूलर कौन था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो वो था हर्षवर्धन। ठीक है, इसी के टाइम पे जो है इंडिया का रूलर हर्षवर्धन था जब ह्यूंग सेंग जो है इंडिया आया था। लेकिन जब वो कश्मीर आया था तो उस टाइम कौन रूलर था, तो ये मुझे आपने बताना है, कश्मीर की हिस्ट्री में आएगा। विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू। हर्षवर्धन जो थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वर्धना डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे। बट वॉज द कैपिटल ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, ठीक है, इसकी कैपिटल जो थी वो कन्नौज थी। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे, विच चाइनीज पिलग्रम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द हर्षवर्धन रेंज एंड रोड एक्सटेंसिवली अबाउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। अब मैंने आपको अभी बताया कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन सा आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूंग सेंग आया था। इसकी याद करने की एक ट्रिक है, जिसको जैसे कि आपको यहाँ देखा फाहिन और ह्यूंग सेंग दिख रहा है, दोनों नाम ऐसे हैं कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपने क्या करना है, हर्षवर्धन के नाम पे एच आता है, ठीक है, और ह्यूंग सेंग के नाम पे एच आता है। तो ह्यूंग सेंग हर्षवर्धन एक ही टाइम पे थे, फाहिन चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे। अच्छा, विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डिड हर्षवर्धन रोड। हर्षवर्धन ने एक बुक लिखी थी। अब उस बुक को क्या नाम दिया है, उस बुक को क्या कहते हैं, वो आपने आप बताना है। हर्षवर्धन ने जो बुक लिखी थी वो ऑप्शन नंबर डी नागनंदा। नागनंदा इसने बुक लिखी थी। वट वाज हर्षवर्धन रिलीजन। हर्षवर्धन का रिलीजन क्या था, ये आपने बताना है, ये था हिंदुइज्म। हर्षवर्धन हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। विच सिटी डिड हर्षवर्धन एस्टैब्लिश एज इज कैपिटल ऑफ द कंक्वेस्ट ऑफ कन्नौज। जब उन्होंने कन्नौज को जो है कंक्वेस्ट कर लिया, यानी कंकर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तो फिर किस सिटी को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया, तो उन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाया वो थानेश्वर को बनाया। ठीक है, फिर उसके बाद है हु डिफीटेड हर्षवर्धन लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ एम्पायर। हर्षवर्धन बहुत बड़ा मतलब एक किंग था, इसको जो डिफीट किया था वो पुलकेशिन द सेकंड ने किया था। ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक पे। 55 विच लिटरेरी वर्क डिस्क्राइब द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन एंड हिज पैट्रोनेज ऑफ लर्निंग आर्ट्स। अब इनमें से कौन सी एक बुक है जो कि हर्षवर्धन के बारे में बताती है, तो वो है हर्ष चरित्र, ये बाण भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर हर्षवर्धन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू होता था वो किस जगह से आता था। ठीक है, 56 का जो आंसर हमारे पास रहने वाला है वो 56 का आंसर रहने वाला है हमारे पास रहने वाला है कि ट्रेड एंड कॉमर्स। ये लोग जो है ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा
करते थे। फिर उसके बाद आता है कि संगम एज रेफर टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। संगम एज किस मतलब चीज़ को बोलते हैं, कहाँ के जो है ये एक पीरियड है, हिस्ट्री है, किस रीजन को ये बिलोंग करता है। तो ये जैसे कि आप ऑलरेडी बोलते हैं, ये साउथ को बिलोंग करता था, ठीक है। विच एंशेंट तमिल लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद द संगम एज। तो संगम एज के रिलेटेड कौन सा जो है लिटरेचर जो है वो बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे पूछ रहा है। तो संगम लिटरेचर जो है वही तो संगम लिटरेचर ही तो संगम एज के साथ मैच करेगा। हु वर द रूलर्स ऑफ द तमिल लैंड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज में कौन कौन से रूलर जो है उसको रूल कर रहे थे। मैंने एज इट इज़ आपको पहले ही बोला था, चोलास, पांड्यास और चेरास, ये तीनों जो है रूल कर रहे थे संगम पीरियड में साउथ को। नॉर्थ तो सबके पास था लेकिन साउथ को ये लोग रूल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट वाज द असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स कॉल्ड ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज में जब असेंबली होती थी, जब पोइट्स लोग मिलते थे, जैसे हम महफिल बोलते हैं आज के टाइम पे, तो उसको क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे पूछ रहा है। तो 60 जो हमसे पूछ रहा है उसका हम संगम बोलते थे। संगम मतलब ही होता है मिलना, तो संगम ही कहेंगे उसको। विच संगम टेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ लव पोएम। लव पोएम जो है इनमें से कौन सी संगम टेक्स्ट का जो कलेक्शन है, किसको हम लव पोएम्स बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं कुरुथोकोई, ठीक है, कुरुथोकोई। क्वेश्चन नंबर 62, हु इज कंसिडर्ड द पैट्रॉन सेंट ऑफ द संगम एज लिटरेचर। संगम एज लिटरेचर में एक जो है बहुत बड़े नाम जो हैं सेंट गुजरे हैं, तो उनका हमें नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे पूछा है। तो उनका नाम रहने वाला है टोल्कापियार। टोल्कापियार जो है ये एक बहुत बड़े पैट्रॉन सेंट रहे हैं किस एज में, संगम एज लिटरेचर में। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ड्यूरिंग द संगम एज। संगम एज में जो उनकी लोगों की ऑक्यूपेशन थी, प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी, वो क्या रही थी। तो जैसे कि इनका जो एग्रीकल्चर में जो है, एग्रीकल्चर इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहा है। हु वाज द लेजेंडरी तमिल पोएट एंड ऑथर ऑफ द एपिक शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम एक पैट्रोनेज थिंक है, तो उसमें कौन से रहे हैं हमारे, क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे ही कह रहा है। तो इसका 64 का आंसर हमारे पास डी रहने वाला है, इलैंगो आर्टिकल। इलैंगो आर्टिकल वाज द लेजेंडरी पोएट एंड ऑथर ऑफ एपिक जो है संगम एज में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच संगम टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द तमिल पीपल। तमिल पीपल के रिलेटेड अगर हम बात करें तो संगम टेक्स्ट कौन सी जो है जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ तमिल पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो हमें बता रहा है, तो उसका जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। तो फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म संगम। संगम का जो वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग है, तो इसका लिटरल मीनिंग है असेंबली, असेंबली, मीट, ठीक है, टू मीट। क्वेश्चन नंबर 65, विच एंशिएंट टेक्स्ट इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का ओल्डेस्ट स्कल्पचर इनमें से क्या है। तो मैंने आपको बोला ही था ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट स्कल्पचर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 66, हु इज ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद द कंपाइलेशन ऑफ वेदास। कंपाइलेशन ऑफ वेदास किसको बोलते हैं, सेज व्यासा को। विच एंशिएंट टेक्स्ट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुना। लॉर्ड कृष्णा और अर्जुना की जो टीचिंग्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं, तो वो हमें मिलती हैं महाभारत से। फिर उसके बाद है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ अर्थशास्त्र एंड एंशिएंट इंडियन थ्रेडर्स ऑफ सेक्युलर। मतलब अर्थशास्त्र जो थे इसमें पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस हमें बताई गई, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 69, 70, 71, 72 इन 5 क्वेश्चंस को आपने खुद देखना है और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा, मुझे पता चलेगा कि आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ये सब इंपॉर्टेंट थे किस जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के रिलेटेड। और हालांकि यही वाले एग्ज़ाम जो है जेके पीएससी में भी पूछे जाते हैं, थोड़ा सा लेवल बदल के। तो अभी हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आपने सबसे पहले इसका जो लेक्चर है वो देखना है, देन आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आके इनके एमसीक्यूज लगाने हैं। नेक्स्ट जो हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे वो रहने वाला है मेडिवल पीरियड में। फिर उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया के 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या होगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिनका भी सुपरवाइजर का एग्जाम है वो वाली सीरीज़ को फॉलो करें। हमारे द एग्ज़ाम काउंसलर में हम लेक्चर्स ला रहे हैं, हर दिन लेक्चर आ रहा है, सोशलॉजी भी आ रहा है और मैथ्स भी दाऊद सर पढ़ा रहे हैं। और सभी जो भी हैं टीचिंग फैकल्टी हैं वो सब लेक्चर्स ला रहे हैं हर किसी टॉपिक पे। तो लेक्चर्स के अगले दिन ही जो है एमसीक्यू सीरीज़ आती है। तो आप द एग्ज़ाम काउंसलर यूट्यूब चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, टेलीग्राम और एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करके ज्वाइन करें। तो बाकी अगर कोई थॉट्स हैं, कोई सजेशंस हैं वो डू कमेंट। तो थैंक यू वेरी मच।